प्यारे बच्चों, हम लोग ग्रामीण साख के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने दो गैर संस्थागत संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके अंतर्गत महाजन और देसी बैंकर हो गया। अब और उसके बाद हमने संस्थागत संस्थाओं में सहकारी साख समितियों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा है जो ग्रामीण क्षेत्रों के साख की बात कर देते हैं, साख प्रदान करते हैं। उसके अंतर्गत आता है भूमि बंधक बैंक। ये जो भूमि बंधक बैंक है ये दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। अब तक जितनी भी संस्थाएं रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण प्रदान करती थी वो अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण प्रदान करते थे। लेकिन जब ये आपका भूमि विकास बैंक या भूमि बंधक बैंक, प्रारंभ में इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे नाम आपका थोड़ा सा क्लियर कर ले, भूमि बंधक बैंक, भूमि शुरुआत हुआ था भूमि बंधक बैंक से, फिर उसका नाम आगे चल करके भूमि विकास बैंक कर दिया गया, जो आगे और बढ़ करके इसका नाम हो गया सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना लगा। तो यह भूमि विकास बैंक जो है आपका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालीन ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। और अब तक जैसे था महाजन हुआ, देसी बैंकर्स हुआ या सहकारी साख समितियाँ हुई, ये लोग अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करते थे क्योंकि इनके पास पूंजी का अभाव रहता था और ये जो है दीर्घकालीन ऋण नहीं प्रदान करते थे। तो कृषि क्षेत्रों में तमाम ऐसी चीज़ें देखी गई जिससे कि अनुपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए काफ़ी धन की जरूरत पड़ती है और लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ता है। कृषि यंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए, सिंचाई साधनों के आधुनिकीकरण करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है बड़ी धन की मात्रा की जरूरत पड़ती है और लंबे समय के लिए। तो इस उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भूमि विकास बैंकों का स्थापना किया गया। भारत में जो भूमि विकास बैंक आपका आया पहली बार तो 1920 में पंजाब के झंग में जो है पहला भूमि विकास बैंक की स्थापना हुआ, जो वर्तमान में ही स्वतंत्रता के बाद जो है पंजाब प्रांत आप सबको जानते होंगे जो हिस्सों में बढ़ गया था। इसमें जो ये झंग है आपका, ये पाकिस्तान में चला गया। तो इस तरह से अब अगर और आगे बात करें तो जब भारत स्तर पर बात करेंगे फिर से तो 1929 में मद्रास में जो है वास्तविक रूप से जो है भूमि विकास बैंकों का उदय हुआ। और आपके भूमि विकास बैंक जो है इसको अगर हम इनका वर्गीकरण करें, भूमि विकास बैंक है क्या, हमने आपसे बात किया, भूमि विकास बैंक वह बैंक है जो किसानों के भूमि को बंधक रख करके, बंधक को हम लोग बात कर लिए हैं। बंधक क्या होता है? बंधक से आशय होता है कि जो ज़मीन है या मकान है उसका कागज़ आप ला करके दे देते हैं, उसका पेपर दे देते हैं बैंक के पास और बैंक उसके ऊपर जो है उस जमानत पे आपको ऋण प्रदान करती है। भूमि को बंधक तो रख दिया गया है लेकिन काम, ओनरशिप आपका रहेगा। ओनरशिप आपके बैंक के पास आता है लेकिन उस पर काम करेंगे आप, यानी जो किसान है वो खेतीबाड़ी करता रहेगा और धीरे धीरे करके वो किस्त जो है चुका देगा और अंत में अपना पेपर ले जाएगा। तो इस तरह से भूमि विकास बैंक काम करता है। और ये जो भूमि विकास बैंक है इसके कार्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो उसको दो आधारों पर बांटा गया, एक तो है उद्देश्य के आधार पे और दूसरा है क्षेत्र के आधार पे। अगर उद्देश्य के आधार पे हम बात करें तो उद्देश्य के आधार पे भारत में 3 प्रकार के भूमि विकास बैंक पाए जाते हैं। पहला है सहकारी भूमि विकास बैंक, दूसरा है व्यापारिक भूमि विकास बैंक, तीसरा है सहकारी भूमि विकास बैंक। सहकारिता के बारे में बात हो गई कि जहाँ पे कि कई लोग मिल करके एक समूह बनाते हैं और सहकार आपस में कि स्वयं सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, इस तरह की बातें हम लोग बात कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। तो अब बात करते हैं हम लोग जो आपके उद्देश्य के आधार पे भूमि विकास बैंक को 3 वर्गों में बांटा गया। इसमें पहला है सहकारी भूमि विकास बैंक। इसमें यह जो बैंक होता है सहकारी भूमि विकास बैंक जो है यह केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देता है, केवल अपने सदस्यों को ऋण देता है। और यह भारत में भारत में
ये सिर्फ यूपी राज्य में आपके 1959 में उत्तर प्रदेश में इसका गठन हुआ था। आमतौर पे यह जर्मनी और अमेरिका में मिलता इसकी स्थापना होती है ज़्यादा। इस प्रकार के बैंक हमारे यहाँ जो है अभी इसकी प्रचलन कम है। उत्तर प्रदेश में इसका गठन हुआ था 1959 में, और ये केवल अपने सदस्यों को उधार देता है। पूंजी के लिए यह अपना की पूंजी कहाँ से आती है, तो पूंजी इन बैंकों की आती है, वो बंधक बांड जारी करते हैं और संचालन इनकी सहकारिता के सिद्धांत पर होती है। जो सहकारिता की बात करके सब लोग एक समिति बना लेंगे और आपस में मिल करके उसके बारे में उसका संचालन करेंगे। इस तरह की चीज़ें सहकारी भूमि विकास बैंक करते हैं। दूसरा जब आता है, दूसरे की बात करें तो व्यापारी भूमि विकास बैंक, यह पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। व्यापारिक है, व्यापारिक शब्द जुड़ जाने का मतलब होता है कि इसका उद्देश्य लाभ होता है, न कि समाज सेवा। तो इसके लाभ की भावना से कार्य करता है, और ये अपने देश में नहीं होता है। इसकी स्थापना अपने देश में लागू नहीं है। ये इस तरह की बैंक की स्थापना अपने यहाँ नहीं है इस कॉन्सेप्ट से। यह जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन इत्यादि जगहों देशों में है। इसका यह पूंजीवादी जो सिद्धांतों पे कार्य करता है ये बैंक। इसी को पूंजीवादी बंधक बैंक भी कहते हैं। और जो आपका तीसरा आता है अर्ध सहकारी, यानी सेमी कोऑपरेटिव टाइप भूमि विकास बैंक जो होता है, वो मिश्रित भूमि विकास बैंक है, जो कि हमारे यहाँ ये इस तरह के बैंक बहुत पाए जाते हैं। यानी कि ये इसमें दोनों के तत्व होते हैं, सहकारी भूमि का भी और व्यापारिक का, दोनों के मिश्रित तत्व होता है। यानी कि सेवा भी होता है, कल्याण समाज कल्याण भी होता है और लाभ भी कमाया जाता है। यानी दोनों का मिला जुला रूप होता है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि आप जानते होंगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया, तो ये मिश्रित भूमि विकास बैंक आपके यहाँ लागू है। अब अगर हम क्षेत्र के आधार पर बात करें तो क्षेत्र के आधार पर दो तरह के भूमि विकास बैंक होते हैं। एक पहला है प्राथमिक भूमि विकास बैंक, जो आपके खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पर पाए जाते हैं। इनका गठन खंड स्तर पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पर किया जाता है। उसको प्राथमिक भूमि विकास बैंक कहते हैं। और यह कृषकों को प्रत्यक्ष संबंध, इनका संबंध कृषकों को सीधे वो ऋण देते हैं, किसानों से संबंध होता है। यानी कि कोई किसान है, अपना भूमि का कागज ला के दिया और उसको ऋण देने का काम प्राथमिक भूमि विकास बैंक करते हैं। और दूसरा जो आपका है केंद्रीय भूमि विकास बैंक, यह एक राज्य स्तर पे एक बैंक होता है, प्रत्येक राज्य में एक बैंक होता है। ये मुख्य रूप से इनका संबंध जो है इस भूमि विकास बैंक का, ये केंद्रीय भूमि विकास बैंक प्राथमिक भूमि विकास से होता है। इनका संबंध आम जनता से नहीं होता है। ये ऋण जो है केंद्रीय भूमि विकास बैंक जो है प्राथमिक भूमि विकास को देता है, और प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो होते हैं वो कृषकों को ऋण प्रदान करते हैं। इस तरह से हायरार्की बनी रहती है। ये यहाँ पे अगर कोई किसान सीधा ऋण लेना चाहे तो उसको ये ऋण नहीं देते हैं, कृषकों को ऋण नहीं देते हैं। इसको राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और इसको प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये राज्य स्तर पर एक बैंक होता है, ये इसका संबंध आपके सभी प्राथमिक बैंकों से होता है। सभी प्राथमिक बैंकों की सहायता के लिए राज्य सहकारी बैंक होता है, और प्राथमिक सहकारी बैंक जो है वो कृषकों को ऋण प्रदान करते हैं। इस तरह से एक हायरार्की बनी है, और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे यहाँ जो है क्षेत्र के आधार पे बनाता है। यानी कि ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिले स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक का गठन होता है, और उन बैंकों को सहायता के लिए एक राज्य स्तर पर होता है केंद्रीय, यानी जिसको राज्य सहकारी बैंक कहते हैं, राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, वो उनको सहायता करता है। तो इस सिस्टम पे जो है ये काम करता है। अब आइए आगे बात करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, भूमि विकास बैंक की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता इसका कि कार्य क्या करते हैं। कार्य इनका क्या है, ऋण देना। भूमि विकास बैंकों का पहला काम है ऋण देना। कहाँ से देंगे, कैसे देते हैं, तो अचल संपत्तियों की जमानत पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। अचल संपत्तियों की जमानत पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। बचत, और दूसरा कार्य इनका क्या होता है, बचत को प्रोत्साहित करते हैं। जैसा कि आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है बहुत तेज़ी से, ये प्रारंभ में ही, शुरुआत से ही हमारे यहाँ जो है ये कॉन्सेप्ट आया है कि
गांधी जी के विचारों में भी था कि आत्मनिर्भर बने, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। उस कॉन्सेप्ट को लेकर सहकारिता आंदोलन भी चला था। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य ये था कि आत्मनिर्भर बन जाओ। तो उसी उद्देश्य को लेकर के भूमि विकास बैंक को चलते हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। जो इनका भूमि विकास बैंकों का कार्य है, पहला तो ऋण देना हो गया, दूसरा है कि बचतों के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वो बचत से अपने जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। और अगला काम है भूमि विकास बैंकों को सलाह देना, यानी कि जो किसानों के पास भूमि है उसका उचित उपयोग करें। यानी कोई भूमि उनके पास ऐसी है जिनमें खेतीबाड़ी नहीं हो पा रही है तो उनको उसको ऋण देते हैं, कहते हैं इसको उपजाऊ बनाइए और इसमें जो आप फसल पैदा करेंगे तो आप स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इन चीज़ों के लिए वो सलाह देता है। ये तो हुआ आपके भूमि विकास बैंकों का कार्य। अब आगे बढ़ें तो उद्देश्य, इसके जो ऋण का उद्देश्य है, यानी कि जो ऋण देते हैं, जो पहला इनका काम है ऋण देना, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इनका पहला है कि जो भी किसान है, अक्सर हमारे किसान ऋण से ग्रसित रहते हैं, उधार से ग्रसित होते हैं और इसमें तमाम महाजन लोगों का, जैसे बैंकर्स का ऋण से दबे होते हैं और ये दर पीढ़ी चला आता है और उनको खोखला बना देता है। तो इसी चीज़ के लिए तो पहला काम इनका होता है कि पुराने और पैतृक जो ऋण, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ऋण चला आ रहा है उसको चुकाने के लिए ऋण देते हैं। उनके ज़मीन को बंधक रख करके पुराने पैतृक ऋण चुकाने के लिए, ताकि वो मानसिक रूप से उबर सके उन चीज़ों से, तो उसके लिए वो ऋण प्रदान करते हैं। आगे करते हैं कृषि भूमि में स्थायी सुधार के लिए देते हैं, यानी किसी किसान के पास कोई ऐसी भूमि है जो जिसपे अच्छे से पैदावार नहीं हो रही है तो उसको खाद, बीज, सिंचाई के साधन, कृषि आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए जो है वो उसको ऋण देते हैं कि वो अपनी भूमि को स्थायी रूप से वो सुधार सकें। भूमि खरीदने के लिए भी ऋण देते हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए देते हैं, सिंचाई की सुविधा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ऋण दिया जाता है। सिंचाई की सुविधा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ऋण प्रदान करते हैं। कृषि भूमि मकान, यानी कृषि भूमि मकान को रहन या गिरवी रख करके कोई व्यक्ति अगर किसी जमींदार के पास अपनी कृषि की भूमि या मकान गिरवी रखा हुआ है तो उस मकान को छुड़ाने के लिए भी ये भूमि विकास बैंक उनको लोन देता है कि आप जो है ये पैसा लो, अपनी ज़मीन छुड़वा लो, अपना मकान छुड़वा लो और ऋण से मुक्त हो जाओ। यानी कि कुल मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था जो है आपका भूमि विकास करता है और इससे जो है वो किसान मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत बनता है और आगे क्रमशः अपने आप को अपना विकास करता है। आगे बढ़े तो बात करते हैं प्रबंध की बात, यानी कि जो भूमि विकास बैंक है इसका प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे होता है। तो इसके लिए एक संचालक मंडल होता है, जो संचालक मंडल में उस संचालक मंडल में 7 से 9 सदस्य होते हैं जो कि अवैतनिक होते हैं, उनको किसी प्रकार का वेतन दे नहीं होता है, किसी प्रकार का वेतन है। जो भूमि विकास बैंकों का जो भी संचालक मंडल होता है 5, 7, 9 इस तरह के संख्या में उसमें रहते हैं, वो अवैतनिक होते हैं। और जो भी भूमि विकास बैंक है उसमें राज्य सरकार के 2 या 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य आपका केंद्रीय भूमि विकास बैंक का होता है, यानी कि इसमें जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है इसके प्रबंध समिति में प्रबंध संचालक, जो संचालक समिति है उसमें 2 या 3 आपके राज्य सरकार के सदस्य होंगे, एक सदस्य होगा वह केंद्रीय भूमि विकास का सदस्य होगा और शेष सदस्यों का जो चुनाव है, शेष सदस्यों का चुनाव जो आपके भूमि विकास बैंक के सदस्य हैं, उस क्षेत्र के सदस्य हैं, वो उनको चुनते हैं। इस तरह से जो है उनका प्रबंध का काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, भूमि विकास बैंकों की पूंजी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनका पूंजी होता है, इनके पास पूंजी कहाँ से आता है, तो सबसे पहला है कि अंश बेच करके पूंजी लाते हैं, शेयर जारी करते हैं, उसको लोग खरीदते हैं और उनका पैसा आ जाता है। जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं, ऋण पत्र जारी करते हैं और ऋण पत्र जो निर्गमित होता है, ऋण पत्र जारी करने का काम केवल केंद्रीय भूमि विकास बैंक करता है, न कि प्राथमिक, यानी इनको ऋण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय भूमि विकास बैंक ऋण पत्र जारी करते हैं और अपने पास पूंजी इकट्ठा करते हैं। अन्य संस्थाओं से ऋण मिलता है, अन्य संस्थाओं, अन्य व्यक्तियों से भी ऋण मिलता है।
कोई भी कहीं भी कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो इसको ऋण दे सकता है और उस पर ब्याज भी लेता है। तो और आगे आते हैं तो बढ़ते हैं संचित कोष। कुछ इन भूमि विकास बैंकों के पास जो गत वर्ष का लाभ आता है उसको संचित कोष में लाभांश को ट्रांसफर किया जाता है। उस पैसे से वो भी पैसा इकट्ठा होता है तो भी एक पूंजी का काम करता है। सदस्यों का प्रवेश शुल्क लगाते हैं, यानी कि जो भूमि विकास बैंक है उसके जो मेंबर्स हैं उनके एंट्री का फीस लगता है, उस फीस का पैसा से पूंजी बन जाता है। अनुदान मिल जाता है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जो है तमाम तरह के अनुदान मिलते हैं, वो भी इनके पूंजी का साधन होता है। और सबसे बड़ी सहायता नाबार्ड से मिलता है। जब से नाबार्ड का गठन भी इसी उद्देश्य से हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नाबार्ड का गठन हुआ था। और इस नाबार्ड की सहायता से आर्थिक सहायता इन भूमि विकास बैंकों को मिलता है, जिससे कि वो कृषकों को लोन प्रदान करते हैं। अभी हाल ही में जो है नाबार्ड को 10,000 करोड़ रुपये मिले हैं ताकि वो कृषि क्षेत्र में लोनिंग करा सकें। और इस उद्देश्य को देखते हुए क्योंकि कोविड के प्रभाव भी चल रहा था, तमाम तरह से स्लो डाउन था, कृषि क्षेत्र में दिक्कत हो रही थी, तो नाबार्ड को 10,000 करोड़ सरकार द्वारा दिया गया ताकि वो जो है कृषि क्षेत्र में जो भूमि विकास बैंक है या सहकारी साख समितियाँ हैं उन सभी को जो है धन मुहैया करा सके और वो उस धन को किसानों में वितरित कर सके लोन के रूप में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं ऋण नीति। इनकी जो लोनिंग का पॉलिसी है वो क्या है। तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक जैसा बात कर चुके हैं, प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो है वो केवल अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करता है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक केवल अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करता है। और केंद्रीय भूमि विकास बैंक क्या करता है, यह जो है केंद्रीय भूमि विकास बैंक प्राथमिक भूमि विकास बैंक को लोन देता है और प्राथमिक भूमि विकास बैंक अपने सदस्यों को केवल ऋण प्रदान करता है। और इसका एक सिस्टम होता है, किसी कृषक मान लीजिए किसी किसान को ऋण चाहिए तो वो अपना एक फॉर्म भरेगा और उसमें लिख देगा कि मुझे इतने धन की जरूरत है इतने वर्षों के लिए और इस काम के लिए ले रहे हैं। और वो अपने प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो उसके तहसील में, उसके खंड में, ब्लॉक में या जिले में होगा उसको देगा और उस एप्लीकेशन पे वो विचार करते हैं और विचार पुनः उस चीज़ को स्वयं विचार करते हैं और प्राथमिक भूमि विकास बैंक केंद्रीय भूमि विकास बैंक के पास भेज देता है। और उसका एक पूरी समिति होती है, वो उस पर विचार करती है कि इनको ऋण दिया जाए तो कितना जमानत रखा जाए और कितनी धनराशि दी जाए, कितने वर्षों के लिए दिया जाए, ब्याज की क्या दर रहेगी, ये सारी चीज़ों पे उस पर चर्चा करते हैं। और अंतिम निर्णय जो ऋण देने का अंतिम निर्णय होता है वो केंद्रीय भूमि विकास बैंक का होता है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि ऋण जो है उत्पादक कार्यों के लिए दिया जाए, क्योंकि लंबे अवधि के लिए दिया जा रहा है तो वो उत्पादक कार्यों के लिए हो। बंधक रखी भूमि का जो मूल्य यानी कि अगर उसे उचित जमानत के बगैर तो दिया नहीं सकता, तो जो जमानत के रूप में जो भी पेपर आपने ज़मीन का ला के रखा है उसके मार्केट बाजार मूल्य के 50% तक, यानी कि 10,000 की अगर ज़मीन रखे हैं तो 5,000 रुपये तक आपको ऋण के रूप में मिलेगा। और वो भी कितने वर्ष के लिए, 7 से 20 वर्षों के लिए उसका टाइम होता है। जो निर्णय ले ले वो 7 से 20 वर्षों के लिए देंगे और 50% ही देंगे। जमीन के मूल्य अगर मान लीजिए आपने ऋण मांग रहे हैं, आपके पास उतना पर्याप्त जमीन नहीं है तो अपने मकान को भी गिरवी रख सकते हैं, बंधक रख सकते हैं। तो जमीन और मकान दोनों की जमानत स्वीकार करता है ऋण देने के लिए। ब्याज की दर 13% के आसपास रहती है, राज्य वाइज राज्य डिफर करता रहता है, तो समय समय पर इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन आमतौर पर लगभग जो है 13% का ब्याज रहता है। ऋण की वसूली के लिए एक सिस्टम बन जाता है, यानी कि आपका मूलधन, आपने जितना धन लिया है अब प्लस ब्याज, यानी कि आपका मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जितने समय के लिए आपने लिया है उसके इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है और उतना हर महीने आपको या जैसे छमाही जो भी आपका एक बन जाएगा आपको किस्त उस हिसाब से उसको चुकाना पड़ता है। समान किस्तों में डिवाइड करते हैं, मूलधन और ब्याज को जोड़ करके समान किस्तों में बांट दिया जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि जब आपका भूमि विकास बैंक ये काम कर रहा है, वर्ष के अंत में उसने कुछ लाभ कमाया, उस लाभ का वितरण कैसे होता है। तो लाभ का जो एक निश्चित दर जो है आपके
संचित निधि में डाल दिया, यानी कि भूमि विकास बैंकों के संचित निधि में एक निश्चित सीमा डाल देते, परसेंटेज डाल देते हैं, और शेष जो हिस्सा होता है वो तय कर लेते हैं, इनके संचालक मंडल तय कर लेते हैं कि कितना परसेंट हम संचित निधि में डालेंगे और कितना परसेंट जो है हम अपने सदस्यों में वितरित कर देंगे। तो उस लाभांश को जो है संचित निधि में रखने के बाद सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। ये तो मोटा मोटी आपका जो है भूमि विकास बैंकों का विशेषताएं, उनके कार्य पद्धति के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं कि इसकी कमियां, इसके अंदर बहुत कमियां आ गई हैं, और उसको क्या क्या है उस पर चर्चा करें। तो सबसे बड़ी इसकी कमी आती है इसमें, इसके अंदर आ रही है दोस्त में, ये पूंजी किसी के अभाव इसमें बना रहता है, पूंजी की कमी बनी रहती है। हमने यहाँ पूंजी बात के अंश पेश करके जनता से या सरकार से सहायता, अनुदान, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी ऋण देने के लिए कृषकों को पर्याप्त धन इसके पास नहीं रहता है। और एक आंकड़ा आया है कि किसानों द्वारा लंबे अवधि के लिए जो ऋण मांगे जा रहे हैं उसके 20% को ही, यानी कि 20% लोगों को ही वो सेवाएं दे पा रही हैं भूमि विकास बैंक, यानी कि 80% ऐसे किसान हैं जिनको लोनिंग नहीं हो पा रहा, ऋण नहीं मिल पा रही है। यह क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इनके पास पूंजी की कमी है। और दूसरा एक और बात आती है, ऋण देने में पक्षपात होता है बहुत ही। ये भूमि विकास बैंक और केंद्रीय भूमि विकास के अंतर्गत जो है भाई भतीजावाद पक्षपात होता है ऋण देने में। ब्याज की ऊंची दर है जो कि 13% है, ये भी कम होना चाहिए। ये भी एक इसके दोष में अंतर आता है कि इतना अधिक ब्याज लिया जा रहा है। ऋण की अवधि इसका 7 से 20 वर्ष रखा गया, जो कि पर्याप्त नहीं है, कम है, इसको और लंबा होना चाहिए। 20 से कम 30 साल के लिए होना चाहिए, 20 से 25 से 30 साल के लिए। और इन भूमि विकास बैंकों के लिए विशेषज्ञों की कमी है, योग्य दक्षता वाले कर्मचारी इनके पास नहीं है, न प्रबंधक है। इसके वजह से ये समस्या में रहते हैं हमेशा। सहकारिता के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता इस भूमि विकास बैंकों में, जिससे होता है कि जो कोऑपरेटिव की भावना होनी चाहिए वो नहीं रहती है, इसमें लोन देने में पक्षपात हो रहा है। ये सारी चीज़ें कमियां हैं इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और सुधार की बात करते हैं। तो जो कमियां हैं उसको सुधार दिया जाए, बस ये भूमि विकास बैंक अपने उद्देश्यों को, जिस उद्देश्यों को लेकर के इसका गठन हुआ था, सहकारी है, यानी कि सहकारिता का है, कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र की बात के विकास की बात हो रही है, ये सारा चीज़ अपने उद्देश्यों को पूरा कर जाएगा। सहकारिता को भी, कृषि की जरूरतों को और ग्रामीण विकास की बात कर लेगा। लेकिन अगर इन कमियों को दूर कर दिया जाएगा तो सब अच्छे हो जाएंगे। तो पहली बात हो जाए कि जो ऋण देने की व्यवस्था है, ऋण देने में जो भाई भतीजावाद हो रहा है उससे मुक्त कर दिया जाए, यानी कि ऋण एक जो बैंकिंग सिद्धांतों के अनुरूप जो ऋण दिया जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, उन सिद्धांतों पर ऋण दिया जाए तो ये अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ऋण की जो सीमा है वो तय कर दिया जाए। दूसरी बात है कि ऋण की सीमा तय कर दिया, न्यूनतम और अधिकतम, यानी कि कितना कम से कम ऋण दिया जाएगा और कितना एक व्यक्ति को कितना अधिक से अधिक ऋण दिया जाएगा, इस सीमा को तय कर दिया जाए। ऋण की अवधि में वृद्धि का जैसा बात किए थे, ये जो 7 से 20 वर्ष है इसको बढ़ा करके 25 से 30 वर्ष कर देना चाहिए लंबे समय के लिए, ताकि किसान आराम से छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में अपना वो दे पाए। ब्याज की दर में कमी कर देना चाहिए, जो 13% का ब्याज है इसको कम करना चाहिए, इस ब्याज को कम करना चाहिए। वसूली की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, यानी कि तमाम ऐसे देखा गया है कि लोग पक्षपात करके ऋण देते हैं और वसूली भी नहीं करते हैं उनसे, वो ऋण जो है NPA में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग में चला जाता है एसेट्स में। तो ये चीज़ें इसमें सुधार कर दिया जाए, यानी कि जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उससे वसूली भी किया जाए। आमतौर पे जो छोटे किसान हैं, कमजोर किसान हैं, वो तो दे लेते हैं, अपना इंस्टॉलमेंट दे लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े किसानों को पक्षपात पूर्ण करके बड़ा बड़ा लोन दे दिया जाता है, उन्हीं के लोन में प्रॉब्लम आती है और ये भूमि विकास बैंक कमजोर होते चले जाते हैं। और एक चीज़ और होना चाहिए, जो ऋण दिया जा रहा है वो भूमि सुधार कर दिया है कि जो अनुपजाऊ भूमि है उसके सुधार की बात हो, उसमें इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि वो कृषि का उपज बढ़े और देश का और उस ग्रामीण क्षेत्र का जो है विकास हो सके। तो भूमि के सुधार पर अधिक बल देना चाहिए। पूंजी को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि नाबार्ड को और सहायता दिया जाए ताकि वो और
भूमि विकास बैंकों के लिए और काम कर सकें। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, ये प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी ही किसी संस्था के लिए जो है सफलता का पर्याय बनते हैं। इसलिए जो है भूमि विकास बैंकों के सफलता के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी आवश्यक है। कुल मिलाकर के भूमि विकास बैंक तभी सफल होंगे और हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा जब हम निष्पक्ष भाव से, पक्षपात रहित तरीके से काम करते रहेंगे और जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी ज़रूरत है, उसको निष्पक्ष भाव से जो है लोन दिया जाए और उनसे लोन की रिकवरी की जाए। ब्याज दर कम रखा जाए, अधिक से अधिक लोन बांटा जाए और उसकी ऋण अवधि भी बढ़ाई जाए और लोन का जो मुख्य उद्देश्य हो वो कृषि भूमि को सुधार के लिए किया जाए। तो आज के लिए